हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चक्रवात और उसके आगे की जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चक्रवाती दशा का संबंध उच्च वायुदाब की समदाब रेखाओं से घिरे हुए निम्न वायुदाब के एक ऐसे केंद्र से जहां उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली वायु की दिशा एंटी क्लॉकवाइज जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। निम्न वायुदाब के केंद्र से वायु का आरोहण होने के कारण वायुमंडल में अस्थिरता के साथ वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। तो चक्रवात सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है तापीय जनित चक्रवात और एक होता है यांत्रिक जनित चक्रवात। तापीय जनित चक्रवात के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं और यांत्रिक जनित चक्रवात के अंतर्गत वाताग्र या समशीतोष्ण चक्रवात आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। विश्व मौसम संगठन ने वायु की गति के हिसाब से चक्रवाती दशा को 3 भागों में डिवाइड किया है। वायु की गति यदि 16 मीटर प्रति सेकंड से कम है तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनेगा। 16 मीटर प्रति सेकंड से 32 मीटर प्रति सेकंड के मध्य है तो उष्णकटिबंधीय तूफान का निर्माण होगा, और यदि 32 मीटर प्रति सेकंड से अधिक है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति होगी। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। उष्णकटिबंधीय महासागर की सतह पर वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरे हुए निम्न वायुदाब के केंद्र का संबंध उष्णकटिबंधीय चक्रवात से है। चक्रवात के केंद्र में वायु का आरोहण होने के साथ केंद्र की ओर चलने वाली वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। उष्णकटिबंधीय महासागर की सतह पर सभी निम्न वायुदाब के केंद्र को उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं कहते। WMO यानी विश्व मौसम संगठन ने वायु की गति के आधार पर चक्रवाती दशा को 3 प्रकार से विभाजित किया है, जिसमें 16 मीटर प्रति सेकंड से कम गति के चक्रवाती प्रवाह को उष्णकटिबंधीय गर्त या डिप्रेशन कहते हैं। जब वायु की गति 16 मीटर से 32 मीटर प्रति सेकंड तक होती है तब उष्णकटिबंधीय तूफान की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होने पर वायु की गति 32 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाती है। उससे क्या हो जाती है, 32 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैरिबियन सागर में हरिकेन, चीन सागर में टाइफून, जापान सागर में टाइफू, फिलीपींस में बाईगू और ऑस्ट्रेलिया में विली, हिंद महासागर में साइक्लोन कहते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया में विली और हिंद महासागर में इसे साइक्लोन कहते हैं। अब देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले देखो, जल की सतह का जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। फिर वाष्पीकरण होगा, वायु की विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि होगी, ऊष्मा का अधिक मात्रा में निष्कासन होगा, फिर गुप्त ऊष्मा संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तित होगी, फिर संघनन होगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, इसको मैं थ्योरी के थ्रू आपको बता देता हूँ। कोरियोलिसिस बल का भी प्रभाव होना चाहिए, है ना, जिससे ITCZ की उपस्थिति, ये जो वाला क्षेत्र है ITCZ का क्षेत्र है। जेट स्ट्रीम की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर जेट स्ट्रीम उपस्थित है तो चक्रवात की दिशाएं मतलब चक्रवात निर्मित नहीं होगा। और ये उपरोक्त ऊपर जो बताई गई अगर सारी स्थितियां एक साथ मिल जाए तो उसे ट्रिगर इफेक्ट बोलते हैं। संघनन के समय ऊष्मा का अधिक मात्रा में निष्कासन होने के लिए वायु की विशिष्ट आर्द्रता औसत से अधिक होनी चाहिए, जो वाष्पीकरण के प्रभावशाली होने पर ही संभव है। इसलिए ही जब जल की सतह का तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है तब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं बनती है। उष्णकटिबंधीय महासागर में समुद्र की सतह का तापमान कम से कम 27 डिग्री होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जल की सतह का तापमान अधिक होने के कारण सतह के संपर्क में आने वाली वायु जब संवहन तरंग के रूप में गर्म होकर ऊपर की ओर जाती है तब निम्न वायुदाब के केंद्र में चक्रवाती दशा उत्पन्न होती है।
चक्रवाती दशा उत्पन्न होने के लिए सतह के समीप वायु का अभिसरण जबकि क्षोभ मंडल की ऊपर की परतों में वायु का अपसरण होना आवश्यक है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में उन सभी दशाओं के अनुकूल होने के बावजूद कोरियोलिसिस बल का प्रभाव नगण्य होने के कारण निम्न वायुदाब के केंद्र में चक्रवाती दशा उत्पन्न नहीं हो पाती है। वास्तव में कोरियोलिसिस बल के प्रभावशाली होने पर वायु का चक्रीय प्रभाव होता है। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु के समय जब ITCZ का विषुवत रेखीय क्षेत्र से उष्णकटिबंधीय महासागर की सतह की ओर विस्थापन होता है, तब कोरियोलिसिस बल के प्रभावशाली होने पर वो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र बन जाता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सभी दशाओं के अनुकूल होने पर जेट स्ट्रीम की उपस्थिति में प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के समय या अंत में उष्णकटिबंधीय महासागर की सतह पर जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति में विभिन्न कारकों के सम्मिलित प्रभाव से उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती है। अब इसकी हम जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जीवन चक्र देखेंगे। तो प्रारंभिक अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था है। युवा अवस्था में युवावस्था में उसका निर्माण होने लगता है। प्रौढ़ावस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संरचना का विकास होता है और फिर धीरे धीरे इसका विघटन होने लगता है। इससे संबंधित बहुत सारी शब्दावली है, आयोसाइकोल, सर्पिल पट्टी, आउटर कन्वेक्शन बेंट, इन सबको मैं थ्योरी के थ्रू बता रहा हूँ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सभी दशाओं के अनुकूल होने पर इसके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था में दाब प्रवणता बल का प्रभाव कम होने के कारण समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर लगभग 10 मिलीमीटर के अंतराल पर होती है, जिससे केंद्र की ओर चलने वाली वायु की गति मंद होती है। जब चक्रवात अपने जीवन चक्र की युवावस्था में प्रवेश कर जाता है, तब वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरे हुए निम्न वायुदाब के केंद्र में वायुदाब में कमी आने के साथ दाब प्रवणता बल के प्रभावशाली होने पर समदाब रेखाएं सघन होने लगती है। केंद्र की ओर चलने वाली वायु की गति में वृद्धि होने लगती है। जब वायु की गति और वायुदाब में परिवर्तन की जगह उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना का विकास होने लगता है, तब चक्रवात अपने जीवन चक्र की प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ऊर्ध्वाधर विस्तार समुद्र की सतह से क्षोभ सीमा तक होता है। सतह से लगभग 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक अंतः प्रवाह परत में वायु की दिशा केंद्र की ओर होती है। 3 किलोमीटर से लगभग 7 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मध्यवर्ती परत में वायु का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है। 7 किलोमीटर से क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक बहिर्प्रवाह परत में वायु की दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र को चक्रवात का आंख कहते हैं, जहां वायु का आरोहण नहीं होने के कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है, जिससे आसमान साफ रहता है। चक्रवात के केंद्र से संलग्न वो बाह्य क्षेत्र जहां वायु का आरोहण अधिक ऊंचाई तक तीव्र गति से होता है, उसे आंख की दीवार कहते हैं। जहां विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। आंख की दीवार से संलग्न वो बाह्य क्षेत्र वर्षण सर्पिल पट्टी कहलाता है, जहां वर्षा अपेक्षाकृत कम मात्रा में होती है। चक्रवात की बाह्य पट्टी को वलयाकार क्षेत्र कहते हैं, जहां वायु का अवरोहण होने के कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के सीमांत को बाह्य संवहनी पट्टी कहते हैं, जहां क्षेत्रीय प्रभाव के कारण संवहनी वर्षा होती है। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विस्थापन कम तापमान वाले जल की सतह या स्थल की सतह की ओर होता है, तब ऊष्मा के स्रोत से संपर्क समाप्त हो जाने के कारण चक्रवात का विघटन हो जाता है। इसी प्रकार जब चक्रवात का विस्थापन विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर होता है, तब भी इसका विघटन हो जाता है। अब हम देखेंगे वाताग्र चक्रवात या समशीतोष्ण चक्रवात। इसमें वाताग्र जनन देखेंगे, फ्रंटोजेनेसिस, और वाताग्र क्षय क्या होता है, इसकी उत्पत्ति, संरचना, मौसम में होने वाले परिवर्तन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वाताग्र क्या होता है। वाताग्र एक ढलुआ असांतत्य सतह होता है जो
ठंडी और गर्म वायु के क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर दिशा में पृथक करता है। जो ठंडी और गर्म वायु के क्षेत्र को ऊर्ध्वाधर दिशा में पृथक करता है। वाताग्र के दोनों तरफ क्षैतिज तल पर तापमान, दाब और आर्द्रता संबंधी विशेषताओं में स्थानिक विभिन्नता होती है। तापीय प्रवणता के अधिक होने पर वाताग्र के रूप में सतह अधिक स्पष्ट होती है। जब वाताग्र पर गर्म या ठंडी वायु सक्रिय होकर दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करती है, तब गर्म वायु का आरोहण होता है, जिससे एडियाबैटिक शीतलन के कारण तापमान में कमी के साथ सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होने से वायु के संतृप्त हो जाने के बाद वाताग्रीय वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये पूरी उसी से संबंधित प्रोसेस है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पछुआ पवन अर्थात गर्म वायु राशि और ध्रुवीय पूर्वी पवन अर्थात ठंडी वायु राशि के अभिसरण से तापीय प्रवणता के कारण वाताग्र जनन की प्रक्रिया के समय सर्वप्रथम स्थिर वाताग्र का विकास होता है। इस वाताग्र पर ठंडी और गर्म वायु की दिशा एक दूसरे के समानांतर लेकिन विपरीत होती है। क्योंकि दोनों ही वायु राशियों में वाताग्र पर कोई भी सक्रिय नहीं होती है, इसलिए स्थिर वाताग्र पर सामान्यतः मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही गर्म वायु अर्थात पछुआ पवन सक्रिय होकर ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो उष्ण वाताग्र का विकास होता है। इस वाताग्र पर तापमान के साथ विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि होती है, जबकि गर्म वायु के आरोहण से निम्न वायुदाब के केंद्र में चक्रवाती दशा उत्पन्न होती है। जब इसी वायुदाब के केंद्र में ठंडी वायु सक्रिय होकर नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज से प्रवेश करती है, तब शीत वाताग्र का विकास होता है। उष्ण वाताग्र का ढाल मंद होने के कारण गर्म वायु का विस्तृत क्षेत्र में धीमी गति से अधिक समय के तक आरोहण होता है। इसलिए उष्ण वाताग्र पर वर्षा धीमी गति से अधिक समय तक विस्तृत क्षेत्र में होती है। वहीं जब शीत वाताग्र पर ठंडी वायु सक्रिय होकर सतह की ओर जाती है, तब गर्म वायु का सीमित क्षेत्र में तीव्र गति से आरोहण होता है, जिससे शीत वाताग्र पर सामान्यतः विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से कम समय के लिए सीमित क्षेत्र में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वाताग्र की अपेक्षा शीत वाताग्र के विस्थापन की गति अधिक होने के कारण ही जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र से मिल जाती है, तब संरोधी ओक्लूडेड वाताग्र का विकास होता है। इस वाताग्र पर ठंडी वायु की सक्रियता अधिक होने के कारण सामान्यतः तीव्र गति से कम समय के लिए वर्षा होती है। वर्षा के समाप्त हो जाने के बाद ठंडी वायु का सतह की ओर बढ़ने के कारण तापमान में कमी के साथ वायुदाब में वृद्धि होने पर वाताग्र का क्षय हो जाता है। इस प्रकार मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में वाताग्र जनन के बाद गर्म वायु के आरोहण से निम्न वायुदाब के केंद्र में चक्रवातीय दशा उत्पन्न होने पर जहां वाताग्रीय वर्षा होती है, वहीं वाताग्र क्षय के बाद उच्च वायुदाब का विकास होने के कारण प्रतिचक्रवातीय दशा उत्पन्न हो जाती है, जिससे आसमान साफ हो जाता है ना। ये शीत वाताग्र है, ये उष्ण वाताग्र है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आगे की प्रमुख घटनाओं को, है ना। जैसे जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम के अंतर्गत रोजबी तरंग, इसमें भी दो भाग है, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, है ना। और जेट स्ट्रीम की एक और अन्य शाखा है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, और तीसरी है ध्रुवीय रात्रि ओजोन, जैसे हम ओजोन क्षरण बोलते हैं, ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, इसको ओजोन क्षरण भी कहते हैं। और एक है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, है ना। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में मानसूनी जलवायु के लिए उत्तरदायी होती है ना। ये सब इसी की विशेषता है ना। रोजबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का संबंध अभिसूचक चक्र से है। इस चक्र के प्रथम चरण में गर्म और ठंडी वायु के अभिसरण से वायु कर्तन के कारण ऊष्मा का निष्कासन होने पर तरंग की उत्पत्ति होती है। दूसरे चरण में तापीय प्रवणता के अधिक होने के कारण रोजबी तरंग की तीव्रता में वृद्धि होती है। तीसरे चरण में जहां गर्म वायु सक्रिय होकर ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है, वहां वायु का आरोहण होने के कारण निम्न वायुदाब के केंद्र में चक्रवात की दशा उत्पन्न होती है।
वहीं जिस क्षेत्र में ठंडी वायु सक्रिय होकर गर्म वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है, वहां ठंडी वायु का सतह की ओर बैठने के कारण उच्च वायुदाब के विकास से प्रति चक्रवातीय दशा उत्पन्न होती है। अंततः तापीय प्रवणता के कम होने से तरंग का प्रभाव भी कम होने लगता है, लेकिन यह प्रक्रिया चक्र के समान सतत चलती रहती है, जिसका संबंध वाताग्र जनन से लेकर वाताग्र क्षय की प्रक्रिया से है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जहां हेडली और फेरेल कोशिका की वायु का अभिसरण के कारण वाताग्र का विकास होता है, वहां रोजबी तरंग के रूप में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। उपध्रुवीय क्षेत्र में जहां फेरेल और पोलर कोशिका की वायु का अभिसरण के कारण वाताग्र का विकास होता है, वहां वाताग्र के शीर्ष पर रोजबी तरंग के रूप में ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। अब ये भूविक्षेपी पवन है, ठीक है। जब घर्षण बल की अनुपस्थिति में दाब प्रवणता बल और कोरियोलिसिस बल में एक प्रकार का संतुलन स्थापित हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में वायु का क्षैतिज प्रवाह समदाब रेखाओं के समानांतर होने पर भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति होती है। भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति एक आदर्श परिकल्पना है, क्योंकि सतह के समीप घर्षण बल के प्रभावशाली होने के कारण वायु की गति कम हो जाने पर भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति के लिए प्रतिकूल दशाएं बन जाती है। इस प्रकार क्षोभ मंडल की ऊपर की परतों में दाब प्रवणता बल का प्रभाव कम होने के कारण वायु की गति भी कम होती है, जिससे भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति पवन की उत्पत्ति नहीं होती है ना। इससे क्या होता है, भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति नहीं होती है। अब जेट स्ट्रीम की विशेषताओं को हम देखेंगे। रोजबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का मूल कारण विषुवतरेखीय क्षेत्र और ध्रुव के मध्य तापीय प्रवणता के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए वायुमंडलीय परिसंचरण है। क्योंकि शीत ऋतु के समय तापीय प्रवणता अधिक होती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु के समय जेट स्ट्रीम की तीव्रता अधिक होती है। जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का संबंध वायुदाब कटिबंध से होने के कारण ही वायुदाब की पेटियों के विस्थापन से जेट स्ट्रीम की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है। ग्रीष्म अयनांत के समय वायुदाब की पेटियों का उत्तरायण होने के कारण जेट स्ट्रीम का भी उत्तर की ओर विस्थापन होता है। वहीं शीत अयनांत के समय वायुदाब की पेटियों के साथ जेट स्ट्रीम का भी दक्षिणायन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में समांगी सतह का प्रभाव होने के कारण समताप रेखाओं के साथ समदाब रेखाओं का अक्षांश रेखाओं के समानांतर होने से ताप कटिबंध का विकास होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम की विशेषताओं में अधिक स्थायित्व होता है। पृथ्वी की सतह पर विषुवतरेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर जाने पर औसत वार्षिक तापमान में आने वाली कमी के कारण क्षोभ सीमा की औसत ऊंचाई में भी कमी आती है। इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की अपेक्षा ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की औसत ऊंचाई कम होती है। सभी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का संबंध रोजबी तरंग से नहीं होता है, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु के समय तिब्बत की उच्च भूमि पर संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु के आरोहण से होती है। अब हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ग्रीष्म ऋतु के समय तिब्बत की उच्च भूमि का तापमान अधिक होने के कारण जब संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु का आरोहण होता है, तब क्षोभ मंडल की ऊपर की परतों में उच्च वायुदाब का विकास होने के कारण तापीय प्रतिचक्रवातीय दशा उत्पन्न हो जाती है। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली हवा का उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस जेट स्ट्रीम में वायु का प्रवाह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर से होते हुए दक्षिणी हिंद महासागर की ओर होता है। इस जेट स्ट्रीम के कारण वायु का अवरोहण होने पर मेडागास्कर द्वीप के समीप दक्षिणी हिंद महासागर की सतह पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार करने के बाद कोरियोलिसिस बल के प्रभाव से जब दाईं ओर मुड़ जाती है, तब भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी दिशा में आने वाली इस पवन के द्वारा ग्रीष्म ऋतु के समय मानसूनी वर्षा होती है। इस प्रकार भारत में होने वाली मानसून
मानसूनी वर्षा की मात्रा, तीव्रता और आवृत्ति का उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम से सीधा संबंध होता है। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम है ना, इसमें वाताग्र चक्रवात होता है। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में मौसम में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। और एक होता है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, भारत के शीत ऋतु के समय होने वाली वाताग्रीय वर्षा में से पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा जलवायु प्रदेश, है ना। जलवायु प्रदेश को हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।